गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास खंड से लेसन 10 उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं। उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हेडिंग है बागान अर्थव्यवस्था। जो बागानी अर्थव्यवस्था है वो इंडोनेशिया में किस तरीके से फैली बढ़ी, इसके बारे में हम देखेंगे। सन 1870 के बाद इंडोनेशिया में व्यापक पैमाने पर डच पूंजी का निवेश बागान में हुआ। निवेश मतलब पूंजी का जो निवेश, जो खर्च थे वो क्या है, डच ने पूंजी लगा करके इस बागान को उन्होंने बहुत ही विस्तारीय बड़े तौर से उन्होंने इसका फैलाव किया। हजारों एकड़ के जंगलों को काटकर उस जमीन पर कोई एक व्यापारिक फसल जैसे रबर, कॉफ़ी, चाय, काली मिर्च या गन्ने को ज़्यादा मात्रा में उगाए जाने को क्या कहा जाता है, बागान कहा जाता है। मतलब एक ऐसे भूभाग या ऐसे बड़े क्षेत्र पर जिस पर क्या किया जा सकता है, एक ही फसल, एक जैसी फसल या एक ही फसल को पैदावार की जाने वाली या उगाए जाने वाली फसल को ही क्या कहा जाता है, बागान कहते हैं। उत्पादन को बेचने के लिए तैयार करना बागान के ही कारखानों में होता है। जो बागानों में जो कारखाने लगे होते हैं तो उन चीज़ों को जहाँ उत्पादन करते हैं वहीं पर ही वो बेचने के लिए तैयार की जाती है। इनमें सैकड़ों मजदूर सब परिवार रहते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो मजदूर हैं वो पूरे अपने परिवार सहित साथ में रहते हैं और दिन रात काम करते हैं। इन्हें मजदूरी दी जाती है। कई इंडोनेशिया द्वीपों में इस तरह के बागान स्थापित हो गए जो किस पर निर्भर थे, मजदूरों द्वारा या मजदूरी दी करके लोगों को, सैकड़ों मजदूर वहाँ रहते थे और साथ ही साथ इंडोनेशिया में इस तरह के बागान स्थापित हो गए। इससे इंडोनेशिया जल्दी ही कोको, चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक बन गया। तो इस तरीके से जो फसल उत्पादन या बागानी फसल उत्पादन के माध्यम से इंडोनेशिया जल्द ही वो बड़े बड़े फसलों का या कोको, चाय, कॉफ़ी आदि, रबर आदि का वो बड़ी मात्रा में निर्यात करने वाला, मतलब दूसरे देशों या दूसरे जगह पहुंचाने वाला एक निर्यातक बन गया। बागानों के मालिक ज़्यादातर यूरोपीय होते थे। जो मालिक जो होते थे वो कौन थे, वो यूरोपीय लोग ही होते थे और मजदूर स्थानीय लोग तथा चीन और भारत से लाए गए लोग थे। इस तरह इंडोनेशिया में एक मिश्रित समाज का विकास हुआ। मालिक कौन होते थे, यूरोपीय लोग होते थे, लेकिन जो वहाँ जो मजदूर करने वाले जो थे वो थे, एक तो स्थानीय लोग थे, चीनी थे और भारतीय थे जो लाए गए थे इंडोनेशिया में। इस तरीके से इंडोनेशिया में एक ऐसी मिश्रित सभ्यता या समाज का भी विकास हुआ जो मिली जुली संस्कृति या सभ्यताओं को आगे बढ़ा रही थी। अब आगे देखेंगे 10 के 2.2 में चीन में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी में चीन जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। किस दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 17वीं सदी में चीन में मंचू वंश का शासन आया। मंचू शासनकाल में चीन के साम्राज्य की सीमाओं में लगातार विस्तार हुआ। जब मंचू शासन का जो काल चल रहा था उस समय चीन के जो साम्राज्य की जो सीमा जो थी लगातार उसका क्या हो रहा था, विस्तार हुआ। और वर्तमान चीन के अलावा मंगोलिया, तिब्बत इत्यादि इस राज्य के हिस्से बन गए। जो वर्तमान स्थिति में चीन के अलावा जो कौन से हैं, मंगोलिया, तिब्बत इत्यादि जो और भी क्षेत्र हैं जो उसके सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य भी उस हिस्से में आने लगे। इसके अलावा चीन के शासकों का प्रभाव क्षेत्र कोरिया, वियतनाम आदि देशों तक फैला हुआ था। जो मंचू वंश का जो शासन चल रहा था या शासनकाल जो चल रहा था वो चीन के शासकों के प्रभाव क्षेत्र में वो कोरिया, वियतनाम जैसे क्षेत्रों पर भी वो काफ़ी फैलता चला गया। ये सभी राज्य चीन के साम्राज्य को नजराना भेंट करते थे। मतलब ये सभी जो भी राज्य थे वो चीन के जो राजा थे उन्हें खुश होकर बोले या फिर उन्हें उपहार ऐसे दिए जाते थे जिससे वो खुश किया करते थे या उससे उन्हें खुशी मिलती थी। अब आगे देखते हैं। मंचू साम्राज्य मुख्यतः एक व्यवस्थित नौकरशाही के द्वारा संचालित
था। जो मंचू साम्राज्य वो तो मुख्य रूप से क्या है, व्यवस्थित नौकरशाही, नौकरशाही मतलब नौकरी की तरह या किसी के अधीन रह करके कार्य करना, जो संचालित होता था नौकरशाही के द्वारा, या शाही व्यवस्था बोलें उसके द्वारा संचालित की जाती थी। इसमें नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होती थी। जो ये नौकरशाही जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के माध्यम से वो उसमें नियुक्त होने के लिए परीक्षा भी देनी पड़ती थी। कोई भी इस परीक्षा में शामिल होकर कामयाब हो सकता था, चूँकि इसकी तैयारी काफ़ी कठिन थी। उसमें केवल संपन्न कुल के लोग ही भाग ले पाते थे। जो ये नौकरशाही व्यवस्था जो संचालित हो रही थी, जो इसमें परीक्षा के माध्यम से उसमें नियुक्त होते थे, और वो उन परीक्षा में अगर कामयाब हो गए तो उसमें वो शामिल होते थे। लेकिन साथ ही साथ ये जो तैयारी थी, जो परीक्षा की जो तैयारी थी वो काफ़ी कठिन हुआ करती थी, और इसमें जो लोग थे वो संपन्न लोग, जिसके पास काफ़ी धन संपदा हो, ऐसे लोग ही उसमें भाग ले पाते थे। चीन का समाज मुख्यतः एक खेतीहर समाज था। चीन का जो समाज था वो मुख्यतः खेतीहर मतलब खेती करके या खेती करने वाला समाज था। ज़्यादातर आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। जो वहाँ की जो आबादी थी, अधिकांश आबादी वो ज़्यादातर अपने जीवन की गुजर बसर के लिए खेतों पर ही वो निर्भर रहते थे। राज्य की आय का मुख्य साधन खेती पर लगाया गया लगान था। राज्य की आय मतलब राज्य के लिए जो आय प्राप्त होता था उसका मुख्य साधन क्या था, खेती पर जो लगाया जाता था वो कर के माध्यम से, लगान के माध्यम से ही प्राप्त होता था। लगान की वसूली के लिए अधिकारियों का एक विशाल समूह तैनात था। तो उस जो खेती पर जो लगान लगता था, उस लगान को प्राप्त करने के लिए, वसूली करने के लिए अधिकारियों की भी नियुक्त की जाती थी। जो क्या है, विशाल समूह उनके लिए या अधिकारी तैनात होते थे या नियुक्त होते थे। कृषि के अतिरिक्त चीन में खनन एवं विनिर्माण उद्योग भी विकसित था। कृषि के अतिरिक्त मतलब कृषि तो था ही साथ में, लेकिन चीन में खनन जैसे खुदाई हो गए, संसाधन निकालना, और साथ ही जहाँ पे उन उद्योगों को बनाने वाले ऐसी व्यवस्था भी या उद्योग भी विकसित होने लगी थी। चीन में नमक, चांदी, टिन और लोहे की विस्तृत खानें थी। विस्तृत मतलब काफ़ी चीन में नमक हो गए, टिन हो गए, चांदी हो गए, लोहे की खानें में देखने को मिलते थे, जहाँ पर चीन के खुद के उपयोग लायक खनिज अयस्क प्राप्त हो जाता। मतलब जितनी चीन को आवश्यकता थी उतनी उन्हें खनिज जो अयस्क थी वो प्राप्त हो जाती थी। चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम के कपड़े के लिए चीन हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम के कपड़े के लिए चीन ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। मतलब ये उसके पास काफ़ी अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती थी और काफ़ी अच्छी भी हुआ करती थी। चूँकि दुनिया से व्यापारी चीन की इन वस्तुओं को खरीदने के लिए आते थे। ये तो पूरी दुनिया के लोग इन जो चीनी व्यापारी से क्या है, वस्तुओं को खरीदने के लिए, मिट्टी के बर्तन चीनी मिट्टी के जो बने होते थे, रेशम के कपड़े जो कि विश्व में प्रसिद्ध थे, तो इन चीज़ों को खरीदने के लिए दूर दूर के लोग आते थे। चीन में औषधि के रूप में पिया जाने वाला पेय पदार्थ चाय 18वीं सदी में यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुआ। ये चीन के जो ये औषधि जिसे आज हम चाय के रूप में बेहतरीन शौक से हम पीते हैं, वो चीज़ें चीन में क्या है, औषधि के रूप में पिया जाने वाला एक क्या था, पेय पदार्थ था, पीने वाला, जो कि कौन सी सदी में, 18वीं सदी में यूरोप में बहुत क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया, बहुत अधिक मात्रा में। इसके बाद चाय के व्यापार के लिए भी चीन में यूरोपीय व्यापारी आने लगे। इसके बाद ये स्थिति जब वो काफ़ी लोकप्रिय हो गया, तो चाय के व्यापार के लिए भी चीन में कहाँ के लोग, यूरोपीय व्यापारी आने लगे। संक्षेप में अगर कहें तो चीन अपनी ज़रूरत की सारी वस्तुओं की पूर्ति खुद ही कर लेता था। मतलब पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जो चीन क्या था, सक्षम था। मतलब जितनी उसको आवश्यकता थी या जितनी चीज़ों की जो ज़रूरत थी, उन ज़रूरतों को पूरा करने में वह स्वयं काफ़ी सक्षम था। यह एक तरह से क्या था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। मतलब अपना कार्य करने के लिए उसके पास आत्मनिर्भर थी, किसी भी कार्य को करने के लिए वह सक्षम था। इसलिए कहा गया कि वो एक तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत है, स्वयं से अपने कार्य, अपनी जो आवश्यकता, ज़रूरत, उनको पूरा किया जा सकता था या कर सकते थे।
अब आगे देखते हैं, चीन को बाहरी देश के किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते थे। चीन के शासक जो शासन करने वाले, वो चीन को बाहरी देश मतलब चीन के से जो बाहर आने वाले जितने भी देश थे, उस देश के प्रभाव से वो हमेशा अपने आप को मुक्त रखना चाहता था। मतलब किसी भी तरह का दूसरे देशों का प्रभाव अपने देश में या फिर चीन में नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने विदेशी व्यापार पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर रखा था। दूसरे लोग आकर के चीन में व्यापार ना कर पाए, इसलिए उन्होंने जो विदेशी व्यापार की जो व्यवस्था थी, जो नियंत्रण था, उसको काफ़ी मजबूत कर रखा हुआ था। विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए चीन बंदरगाह अधिकृत कर रखे थे। कैंटन, मकाओ और निकोबार जो थे क्या थे, बंदरगाह थे विदेशी व्यापार करने के लिए, जहां विदेशों के द्वारा व्यापार किया जाता था। इसके लिए 3 बंदरगाह अधिकृत कर, बंदरगाह सभी जानते हैं जहां पे जहाज़ों के रुकने का वह स्थान जहां पे सामानों को लादा और उतारा जाता था। तो ऐसे 3 बंदरगाह के अधिकृत मतलब अपने क्षेत्र में या अपने हिस्से में कर रखे थे। जो कौन कौन से थे, कैंटन, मकाओ और निकोबार, ये 3 क्षेत्र थे। यूरोपीय व्यापारी चीन में इन्हीं बंदरगाहों तक जा सकते थे। जो यूरोपीय व्यापारी चीन में, अगर उन्हें चीन में प्रवेश करना है तो सिर्फ वो इन्हीं जो 3 बंदरगाह हैं वहीं तक जा सकते थे, उसके आगे वो नहीं जा सकते थे। यहाँ से चीन के स्थानीय व्यापारी समूह विदेशी माल को पूरे चीन में ले जाते थे और चीन की जो वस्तुएं उन्हें चाहिए होती थी उसे विदेशी व्यापारियों को देते थे। इन्हीं बंदरगाहों में यूरोपीय बस्तियाँ थीं। यहाँ ये बतलाया गया है कि जो यहाँ चीन के जो स्थानीय व्यापारी थे, वो क्या है, व्यापारी समूह जो था वो विदेशी माल को पूरे चीन में ले जाते थे। मतलब जो वो कहाँ के थे, वो चीन के लोग थे, लेकिन जो बाहर से आने वाले व्यापारी थे उन मालों को वो अपने जगह पर ले जाते थे और चीन के जो वस्तुएं उन्हें चाहती थी, जो बाहर के आने वाले व्यापारी थे उन्हें जो चीन की वस्तुएं चाहती थी वो उसे उन्हें ला करके देते थे, उसे विदेशी व्यापारियों को क्या कर देते थे, दे देते थे। इन्हीं बंदरगाहों पर कौन बसने लगे, यूरोपीय बस्तियां भी यहाँ पे बसनी शुरू हो गई, क्योंकि जो व्यापारी आते थे चीन के अंदर तो उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ वो बंदरगाह तक ही रह सकते थे। तो उन्हीं बंदरगाह के आसपास वो यूरोपीय बस्तियां थीं। अब अगला हेडिंग देखते हैं, अंग्रेजी व्यापार और अफीम युद्ध। यूरोपीय व्यापारी लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि उन्हें चीन से व्यापार करने का मौका मिला। जो क्या सोचते थे, यूरोप के जो व्यापारी क्या सोचते थे कि क्योंकि उन्हें बंदरगाह तक आने तक अनुमति मिल गई थी, वहाँ तक वो व्यापार कर सकते थे अपना, तो उन्हें लगातार क्या है, कोशिश कर रहे थे कि वो चीन से व्यापार करने का उन्हें मौका मिले। चीन के साथ व्यापार करने में भी सबसे पहले डच कंपनी को सफलता मिली, और जो चीन के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले सफलता जो डच की कंपनी थी उन्हें ही मिली। अंग्रेजों ने जब चीन में व्यापार करना शुरू किया तो वे चाहते थे कि उन्हें कुछ रियायतें मिले, लेकिन सन 1830 तक यह संभव नहीं हो सका। ये कौन लोग थे, अंग्रेज के लोग जो थे, जो चीन में व्यापार करना शुरू किया, तो वो हमेशा कोशिश करते रहते थे कि उन्हें कुछ रियायतें मिले, कुछ क्षेत्र मिले जहाँ पर वो अपने व्यापार को बढ़ा सके, लेकिन 1830 तक भी उन्हें यह सफलता प्राप्त नहीं मिल पाई। चीन के साथ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास चीन में बेचने के लिए कुछ नहीं था। चीन के साथ जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो क्या थी कि उनके पास चीन के लिए बेचने के लिए या चीन में बेचने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं था, कि बेचने के लिए कुछ ऐसा नहीं था। फलतः क्या होने लगा कि यूरोपीय व्यापारियों को अपने देश से सोना चांदी चीन में लाना पड़ता था। तो उनके पास चीन में बेचने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो इस स्थिति में क्या होने लगी कि जो यूरोपीय व्यापारियों को अपने देश में थे वो अपने देश में सोने चांदी चीन में लाना पड़ता था। इस तरह व्यापार संतुलन हमेशा चीन के पक्ष में बना रहा। मतलब जो व्यापार का जो संतुलन था वो किसकी तरफ से, चीन की तरफ से ही बना रहा। इस बीच अंग्रेजों का शासन भारत पर बना। इसी बीच जो अंग्रेजों का शासन था वह किस पर बना रहा, भारत पर बना रहा। देखते हैं वजह क्या। अंग्रेज भारत से अफीम खरीद कर
चीन में बेचने लगे और इससे मिले धन से वे चीन से चाय, रेशम आदि खरीदने लगे। अब फ़ायदा उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने भारत में बड़ी मात्रा में जो अफ़ीम की खेती की जाती थी उस अफ़ीम को वो क्या करते थे, खरीद लेते थे और उसे कहाँ बेचने लगे, चीन में मिलने बेचने लगे। उससे उन्हें क्या मिले, धन प्राप्त हुए और उस धन से वे चाय, कॉफ़ी जो उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें थी या और भी चीज़ें वो खरीदने लगे। इस प्रकार उन्हें भुगतान के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार क्योंकि उन्हें जो चीज़ें ज़रूरत थी वो चीज़ें उन्हें प्राप्त हो जाती, तो इस प्रकार उन्हें भुगतान के लिए इंग्लैंड से सोने चांदी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने कुछ दूसरा उपाय या दूसरे तरीके अपना लिए थे। उन्होंने कोशिश की कि चीन में ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ीम बिके ताकि उन्हें अधिक लाभ हो, क्योंकि जो अफ़ीम की मांग थी वो चीन में काफ़ी बड़ी थी या ज़रूरत थी। तो इस कोशिश में वो हमेशा कोशिश करते रहते थे कि चीन में ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ीम उनकी बिके और उसका उन्हें फ़ायदा भी मिले। चीन में अफीम का व्यापार अवैध था और मूलतः तस्करी के द्वारा होता था। जो चीन में जो अफीम का जो व्यापार था वो कहता है अवैध था, मतलब वहाँ आप खुले तौर से उसे बेच नहीं सकते थे। तो मूलतः तस्करी मतलब छुप करके या किसी के माध्यम में, किसी के जरिए के दौरे से ये होता था। कैंटन बंदरगाह से यह अफीम भ्रष्ट चीन अफसरों व व्यापारियों के द्वारा चीन के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाता था। जो ये तस्करी चलती थी या जो व्यापार चलता था वो क्या होता था, जो कैंटन बंदरगाह से यह अफीम भ्रष्ट चीनी अफसरों जो भ्रष्ट थे या फिर गलत कार्य या जो भी कार्य थे उस कार्य को करने के लिए तैयार थे, तो ऐसे चीनी अफसर और व्यापारियों के द्वारा चीन के अन्य हिस्सों में जो अफीम की मांग थी उस मांग को पहुंचाया जाता था। अफीम के इस व्यापार और अंदरूनी इलाकों तक इसकी सप्लाई का कुछ ही सालों में यह असर हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में चीन के लोग अफीम की लत के शिकार हो गए। परिणाम तक क्या होने लगा कि जो अफीम का व्यापार अंदर ही अंदर इतना फैल चुका था और इसकी जो सप्लाई हो रही थी या जो बिक रहे थे वो क्या है, सालों ही साल कुछ ही दर में इतनी अधिक फैलने लगी कि लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में चीन के लोगों को अफीम की लत के वो क्या हो गए, शिकार हो गए, मतलब उन्हें ज़रूरत पड़ने लग गई। यहाँ चित्र 10.7 में दिखाया गया है अफीम युद्ध का एक चीनी चित्र। अफीम के लिए किस या अफीम युद्ध जो था वो किस तरह हुआ था उसका एक छोटा सा एक डेमो दिखाया गया कि उस समय क्या स्थिति थी। जब चीनी शासकों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अंग्रेज़ों के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और कैंटन से उन्हें निष्कासित करने का आदेश दिया। जब ये अंदर ही अंदर जो अफीम का जो व्यापार चल रहा था, लोग इसके लत पड़ गए थे, तो चीन के जो शासक थे, शासन जो कर रहे थे, उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने अंग्रेज़ों के जो व्यापारिक अधिकार क्षेत्र था, मतलब व्यापार का जो अधिकार मिला था, उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और कैंटन ने उन्हें जो क्या था, एक बंदरगाह क्षेत्र था, वहाँ से भी उसे हट जाने के लिए या हट जाने का आदेश दिया गया। इसके कारण सन 1839-42 में चीन और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे प्रथम अफीम युद्ध कहते हैं। तो इस संबंध में लेकर के क्या होने लगे, चीन और अंग्रेज़ों के बीच में 1839 और 42 की स्थिति में चीन और अंग्रेज़ों के बीच में एक अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध जिसे कहते हैं। इस युद्ध में चीन की क्या हो गई, पराजय हो गई और सन 1842 में उसे एक अपमानजनक संधि, जिसको क्या कहते हैं, समझौता करने पर विवश होना पड़ा। जब वो इस युद्ध में, प्रथम अफीम युद्ध में जब वो हार गया चीन, तो उसे 1842 में एक अपमानजनक संधि, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अपमानजनक होती है वो उन्हें क्या है, संधि के तौर से, समझौते के तौर से करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। वो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ा। इस संधि को नानकिंग की संधि कहते हैं, जो किस नाम से जाना जाता है, नानकिंग की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को पूरे चीन में बिना किसी रुकावट के व्यापार का अधिकार मिला। इस संधि में जो या इस समझौते में जो अंग्रेज और चीन के बीच में क्या होने लगा कि अंग्रेज अब पूरे चीन में बिना किसी रुकावट की या बिना किसी बाधा के खुले तौर से व्यापार का उन्हें अधिकार
मिल गया था। दूसरा, अंग्रेजों को चीनी भूमि पर अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाने की अनुमति मिली, जिसमें अंग्रेजों का अपना कानून चल रहा था। दूसरी ओर ये भी होने लगे कि अंग्रेजों को जो चीन की भूमि पर अपनी व्यापारिक बस्तियां, मतलब व्यापार के लिए जो बस्तियां बनती थी या जो क्षेत्र बनते थे, वहाँ की अनुमति मिल गई और वहाँ पे अंग्रेजों ने अपने कानून या अपने जो तौर तरीके थे उन तौर तरीकों को वहाँ पे लागू किया और चल भी रहे थे। अर्थात वहाँ चीन की कानून व्यवस्था न चलकर किसकी हो गई? अंग्रेजों का कानून चला। इसके अलावा चीन ने ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी राशि हर्जाने के रूप में दी। इसके अलावा चीन ने किसको? ब्रिटेन को एक बहुत ही बड़ी हर्जाने के रूप में राशि उनको देनी पड़ी। इस संधि में एक और शर्त यह जोड़ी गई कि अगर चीन किसी दूसरे व्यापारिक कंपनी को किसी भी तरह की व्यापारिक छूट देता है तो वह स्वतः ही अंग्रेजों को भी मिल जाएगी। साथ ही साथ इस संधि की जो शर्तें थी वो और भी शर्तें थी, या उस शर्तों में और भी जोड़ दिया गया था, जिसमें क्या कहा गया कि चीन किसी अगर यूरोपीय कंपनी से, यूरोप की जो भी कंपनियां हैं उस कंपनी से अगर या उसको किसी भी तरीके का व्यापारिक छूट देता है अपने क्षेत्र में व्यापार करने का, तो स्वतः ही वह क्या हो जाएगा? अंग्रेजों को मिल जाएगा। क्योंकि जो अंग्रेज क्या हो गए थे, जो संधि हुई थी, जो प्रथम अफीम युद्ध में तो वो हार गए थे, तो उस संधि में अब उसे चीन में अंग्रेजों को जाने का या व्यापार करने का उसे एकाधिकार मिल गया था। तो स्वतः ही कहा गया है कि अगर वो दूसरी कंपनी को व्यापार के लिए आने की छूट देता है तो वह स्वतः ही वो क्षेत्र भी अंग्रेजों को मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं चीन पर बढ़ता हुआ विदेशी प्रभाव। अफीम युद्ध की हार से चीनी सैन्य शक्ति की कमजोरी के बारे में दुनिया को पता चल गया था। अफीम युद्ध की जो हार हुई थी, जो अंग्रेजों और किसके बीच में? चीनियों के बीच में हुआ था, तो जो चीनी सैन्य शक्ति थी उसकी कमजोरी वो दुनिया को पता चल गई थी। अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी चीन में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में लगी। तो इस स्थिति को जब पता चला या स्थिति पता चली तो यूरोप की शक्तियां भी चीन में अपना जो शासन था या जो अधिकार था या सत्ता जो थी वो भी अपना स्थापित करने की कोशिश में लग गई। सन 1844 में चीन ने फ्रांस और अमेरिका के साथ ही नानकिंग की संधि की तरह ही संधियाँ की। उन्होंने 1844 में चीन ने फ्रांस और किसके साथ? अमेरिका के साथ नानकिंग की संधि की तरह ही संधियाँ की। इन संधियों में फ्रांस एवं अमेरिका को भी चीन के शासकों से बहुत सी व्यापारिक रियायतें मिली। इन संधि के माध्यम से भी किसको? फ्रांस और अमेरिका को भी जो चीन के शासकों के साथ बहुत सी व्यापारिक रियायतें, उनको क्षेत्र भी मिले। कुछ इसी तरह की संधि दूसरे यूरोपीय देशों जैसे रूस, जर्मनी इत्यादि ने भी चीन के साथ की। तो इस तरीके से जो नानकिंग की संधि थी वो फैलती चली जा रही थी और दूसरे लोग भी चीन के साथ ये संधि करते जा रहे थे। तो अब जैसे यहाँ रूस, जर्मनी इत्यादि देश ने भी चीन के साथ भी वही किया। फलस्वरूप चीन के तटीय इलाकों में अलग अलग देशों का प्रभाव क्षेत्र बन गया। तो इस तरीके से जो संधियाँ होती जा रही थी, इससे क्या होने लगा? जो तटीय क्षेत्रों में अलग अलग देशों का प्रभाव क्षेत्र लोग आने लगे, तो इससे उनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो भी बढ़ने शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं खुले द्वार की नीति क्या थी। चीन के पूर्व में एक छोटा सा देश था जापान। सन 1895 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया, जिसने उसकी विजय हुई। जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया? विजय प्राप्त कर लिया। अब जापान ने भी चीन को उसी प्रकार की संधि करने का विवश किया जैसे बाकी यूरोपीय देश के साथ हुई। तो जापान ने भी चीन के साथ वैसी संधि की जैसे बाकी देशों ने संधियाँ की, उसी तरीके से जैसे यूरोपीय देशों के बारे में। इस तरह चीन का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग यूरोपीय एवं एशियाई साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। अब चीन क्या आ गया? जो साम्राज्यवादी देश के अब उनसे संधियाँ करते करते वो उनको क्षेत्र मिलते जा रहा था और ये बढ़ती चली जा रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से चीन में व्यापार कर रहा था। उससे चिंता हुई कि अगर सभी यूरोपीय देशों ने चीन को अपने उपनिवेशों में बांट लिया तो अमेरिका का व्यापार बंद हो जाएगा। ये
क्या थे, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि लंबे समय से किसके साथ, चीन के साथ व्यापार कर रहा था, उससे क्या हो गया, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि अगर यूरोपीय देशों ने चीन को भी अगर उपनिवेशों में बांट लिया या बंटवारा हो जाता है तो अमेरिका का जो प्रभाव क्षेत्र है किसका, व्यापारिक, उसका वो बंद हो जाएगा। अमेरिका ने इस तरह चीन के भिन्न भिन्न प्रभाव क्षेत्रों में बांटने का विरोध किया। तो इसका इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने जो चीन को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रभावी क्षेत्र में बांटने का जो बात छेड़ रही थी या बांटा जा रहा था उसका उन्होंने विरोध किया और इसके स्थान पर खुले मुक्त व्यापार की नीति की घोषणा की। खुले मुक्त मतलब मुक्त रूप से अब उनके लिए द्वार खुल गए और उनके लिए भी एक नीतियाँ बनाने या जो बनाई गई थी नीतियाँ उसकी घोषणा की गई। इसका अर्थ था कि सभी देश चीन से व्यापार करेंगे और किसी भी देश का कोई निश्चित प्रभाव क्षेत्र नहीं होगा, जिसमें क्या था, जो खुले द्वार की नीति का यहाँ पे अर्थ भी बताया गया है। इस घोषणा के अर्थ में क्या बताया गया कि इसका अर्थ यह है कि सभी देश जो किसके साथ, चीन के साथ व्यापार करेंगे और किसी भी देश का कोई निश्चित प्रभाव क्षेत्र नहीं होगा। थोड़ी ना नुकुर के बाद सारे देश ने इस संधि को मान लिया। कुछ लोगों ने थोड़ी हाँ नहीं वाली बात हुई, लेकिन थोड़े दिन के बाद या कुछ समय के बाद सारे देशों ने इस संधि को मान लिया और इस तरीके से जो चीन में जो व्यापार था वो क्या है, अब वो जैसे कि नॉनकिंग संधि के माध्यम से चीन का जो व्यापारिक क्षेत्र अंदर ही अंदर लोग बढ़ाते जा रहे थे जो विभिन्न देशों से आए हुए थे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, जो हो रही थी वो ऐसा या हो रहा था वो क्यों हो रहा था, ये ऐसा क्यों हो गया। सन 1850 तक फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका में औद्योगिकरण हो चुका था। मतलब औद्योगिकरण का इन देशों में विकास हो चुका था और काफ़ी फैल चुके थे और ये देश सभी नए संभावित बाज़ारों पर कब्जा करना चाहते थे। वो जितने भी जहाँ संभव हो सकता था, जहाँ किया जा सकता था व्यापार, उस व्यापार को वो बढ़ाना चाहते थे और बाज़ारों पर वो कब्जा करना चाहते थे। हमने ऊपर पढ़ा कि उस समय चीन की संख्या कैसी थी, सबसे ज़्यादा थी, संख्या भी ज़्यादा थी और उनका जो क्षेत्रफल था वो भी ज़्यादा था। बड़ी संख्या का अर्थ है बड़ा बाजार भी होता है। संख्या अधिक होगी तो स्वाभाविक सी बात होगी कि उनका जो बाजार होगा वो भी बड़ा होगा। इसलिए दुनिया के सारे औद्योगिकृत देश चीन को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। इसलिए क्योंकि वहाँ संख्या भी बड़ी थी, बाजार भी बड़े थे, तो इसलिए दुनिया के सारे औद्योगिकृत देश थे जहाँ पे उद्योगों का या उद्योगों की बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगी थी या क्षेत्र थे जहाँ उद्योगों का अच्छी तरीके से विकास हो रहा था। तो ऐसे औद्योगिक देश चीन को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहते थे। एक दूसरी महत्वपूर्ण वजह थी कि पूंजी के निवेश के लिए नया क्षेत्र तलाशना, क्योंकि जो उद्योगों में जो माल तैयार हो रही थी वो बात ये भी थी कि पूंजी का निवेश भी होना, जिससे उनके लिए क्या मिले, नया क्षेत्र तलाश मिले जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को खरीदी बिक्री या बेच सकते थे, जिन्हें और अधिक मात्रा में लाभान्वित हो सकते थे। औद्योगिकरण के पश्चात हुए फायदों से यूरोप में काफ़ी बड़ी मात्रा में पूंजी जमा हो गई, जिससे वे उपनिवेशों में रेल लाइनें बिछाने व खादान स्थापित करने में लगाना चाहते थे। औद्योगिकरण के पश्चात मतलब उद्योगों का जो वो विस्तार हो रहा था वो फैल जाने के बाद क्या हुआ कि के पश्चात हुए फायदे से जो फ़ायदा उनको मिला उससे यूरोप में काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या जमा हो गई, पूंजी जमा हो गई। मतलब उनको बहुत ही अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, जिससे वे क्या हो सके, उपनिवेशों में रेल लाइनें बिछाने व खादानें स्थापित करने में लगाना चाहते थे। जो पूंजी उनको प्राप्त हुई जिससे वे जो उपनिवेश जो उन्होंने संसाधन के लिए उन क्षेत्रों को अपने अधीन में कर लिया गए थे, उन क्षेत्रों में वे क्या करना चाहते थे, रेल लाइनें बिछाना चाह सकते थे, जिससे उनके आवागमन में सुविधा हो, खदानों स्थापित करने में लगाना चाहते थे। और साथ साथ जो खदान थे उन खदानों को स्थापित, जहां से उन्हें कच्चा माल आसानी से भी प्राप्त हो जाता था, संसाधन प्राप्त हो सकते थे, स्थापित करने में उन पूंजी को उन्होंने लगाया। तो बच्चों आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेन शासित अमेरिका में 3 जन समूह रह रहे थे। स्पेन के आए लोग जो शासक
एवं सामान्य किसान थे। वहाँ के मूल निवासी एवं अफ्रीकी दास। क्या औपनिवेशिक शासन ने इन तीनों जन समूह के अधिकारों में क्या अंतर थी? तो उन 3 समूह को आप हेडिंग डाल करके, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं, सटीक तौर से आप इसे बता सकते हैं। यहीं तक आप लोगों के लेसन पढ़ेंगे आज के लिए हम। थैंक यू स्टूडेंट्स।